हेलो एवरीवन। ग्राफ्स ऑफ टू और मोर वेरिएबल स्टडी करते हैं आज। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि एक से ज़्यादा वेरिएबल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो इन्होंने कहा कि अगर जो मेजरमेंट की यूनिट सेम है, यानी कि सेम तरह का डाटा हमारे पास चल रहा है, एक ही टाइम का चल रहा है, तो हम एक से ज़्यादा वेरिएबल का एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। और इन्होंने कहा कि अगर आप एक से ज़्यादा ग्राफ प्लॉट कर रहे हो एक ही ग्राफ पेपर पे, एक ही ग्राफ स्केल के अंदर, तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि हर एक लाइन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। किसी को डार्क कर देना, किसी को थिन कर देना, या फिर डॉटेड ब्रोकन लाइन, इस तरह से मतलब दोनों लाइन को अलग अलग करोगे ताकि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में दिए कि आपको ईयर दी हुए हैं 2011 से 18 तक के, प्रोडक्शन दी हुई है फार्म ए फार्म बी की 1000 टन्स में। ठीक है, तो सेम टाइम की दी हुई है लेकिन फार्म दो अलग अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन है वही सेम कि अब दो तरह के ग्राफ आ जाएंगे इसके अंदर, बाकी कोई चेंज नहीं है। जैसे कि यहाँ पे वही आपका सेम रहा कि 2011 से 18 तक के आपने यहाँ पे ड्रॉ किए। यहाँ पे हमने 0 से लेकर 7 तक की काउंटिंग के लिए प्रोडक्शन ऑफ फार्म ए एंड बी हम यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारी वैल्यूज़ थी वहाँ पे हमने डॉट लगाया, तो उन डॉट को मीट करो एक दूसरे के साथ। ठीक है, मिलाओ एक दूसरे के साथ। तो पहले वाली जो फार्म ए है हम उसको ब्रोकन से स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि उसको एक सेकेंड लेट मी चेक। फार्म बी को हम ब्रोकन से शो कर रहे हैं। ठीक है, फार्म बी को हम ब्रोकन से शो कर रहे हैं, और जो ये कंप्लीट लाइन है ये फार्म ए के लिए है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही हैं बार बार। तो ऐसे में अगर मान लो आपने एक ही तरह की नोटेशन दे दी दोनों को, तब तो डिफरेंशिएट करने मुश्किल हो जाएगा, कंपेरिजन करने मुश्किल हो जाएगा, फिर फ़ायदा ही क्या रहा है में ग्राफ ड्रॉ करने का। तो इस तरह से आप अलग अलग वालों को, तो इसमें बेस्ट ये है कि कई बच्चे ऐसा करते हैं बनाते हुए कि पहले दोनों के सारे डॉट लगा दिए, बाद में उनको खुद ही नहीं पता रहा कि किसको किससे मिलाना है। तो ये वाला मेथड गलत है। आपको क्या करना है, पहले आप एक के फार्म ए के लगाओ ये सारे डॉट, मान लो। ठीक है, ये फार्म ए के सारे डॉट लगाओ, अब इनको मिलाओ पहले आपस में, फिर दूसरे के लिए डॉट लगाना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ऐसा नहीं चल रहा है कि जैसे कि प्रॉपर गैप के साथ चल रहा हो थ्रू आउट, तो कहीं पे ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अगर आपने दोनों के पहले डॉट डॉट लगा दिए यहाँ पे, फिर तो आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको खुद नहीं ध्यान रहेगा कि कौन से को कौन से मिलाना है। तो पहले मान लो हम फार्म ए के लिए कर रहे हैं, ए के लिए बे के लिए आपकी मर्जी है जिसके लिए आपको पहले करना है। हम ए के लिए अगर कर रहे हैं तो पहले ए के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको आप लगाओ, उनको एक दूसरे से मिलाओ। ए का आपका ड्रॉ हो गया, उसके बाद आप बी के लगाना स्टार्ट करो और फिर उनको मिलाओ। ठीक है, और स्केल से इसको प्रॉपर करो कि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, अच्छे से दिखे पॉइंट वहाँ पे। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट थर्ड के लिए है, ये भी सेम ही है कि हमारे पास ईयर दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेल्स प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप तीनों के लिए अलग अलग कर दोगे। देखो, एक को बिल्कुल डॉटेड डॉटेड शो किया हुआ है, एक को कंप्लीट लाइन शो की हुई है, और एक हमारे पास यहाँ पे ब्रोकन लाइन शो की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से शो करोगे। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ डबल स्केल, कि अभी तो एक स्केल था जो हमने पढ़ा था, लेकिन अब अगर आपके पास डबल स्केल आ जाए तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस टाइप ऑफ ग्राफ आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन द टू वेरिएबल एक्सप्रेंड इन टू डिफरेंट यूनिट्स। इन सच ए सिचुएशन वी हैव two scale, one on right side, one on left side. Each scale is made proportional to the respective average in order to facilitate the comparison. The average value of both the variable kept in the middle of the graph the scale determine. तो इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दो तरह से दिया हुआ डाटा, तो हम दो तरह के स्केल वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे आप अगले वाले क्वेश्चन में देख भी होंगे कि इस ईयर की हमें दो चीज़ें बताई हैं, एक तो प्राइस बताया, दूसरी क्वांटिटी बताई। तो दो चीज़ें बता दी और दोनों का स्केल अलग है। अब ये 1000 टन में है, ये 1000 रुपीज़ में है, ये 200, 160, 120 इस तरह चल रहा है, 16, 6, 10 इस तरह से चल रहा है। तो दोनों अलग स्केल पे काम करेंगे। आप इन दोनों को एक स्केल पे ड्रॉ कर ही नहीं सकते, तो दोनों के हमें अलग स्केल लेने पड़ेंगे। तो एक में दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे लेकिन अलग स्केल के साथ। तो उसके लिए इन्होंने क्या बताया कि हम क्या करेंगे कि हम दोनों साइड अलग अलग स्केल लेंगे। एक साइड हम क्वांटिटी ले लेंगे, एक साइड हम प्राइस ले लेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी वाला देख देख के हम क्वांटिटी वाले पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे, प्राइस वाला देख के हम प्राइस वाले ड्रॉ कर देंगे। कि जैसे हमारे पास पहला क्या था, क्वांटिटी देखते हैं, अभी इस स्केल को भूल जाओ और इस प्राइस को भूल जाओ, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले को देखते हैं, सिर्फ क्वांटिटी को ध्यान में रखो, क्वांटिटी वाले स्केल को। तो पहले क्या है, क्वांटिटी 200 थी, देन क्या हुई 160,
120 हुई, देन उसके बाद 250, देन 270, 190, 220। ठीक है, अब इधर में देखना कि ये तो कुछ 15 और 20 के बीच में लगा, नहीं ये इसके कंपैरिजन में नहीं चल रहा है, ये उधर से चल रहा है, इधर वाला देखो ही मत, कोई मतलब नहीं है इधर वाले से क्वांटिटी को कंपेयर ही मत करो, क्योंकि जब हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे, अगर कोई आपका ग्राफ देख के देख रहा है कि आपने पॉइंट कहाँ लगाए, तो वो क्वांटिटी को इधर वाले हिसाब से देखेगा। ठीक है, तो इन सबको मिलाओ, ठीक है, स्केल के साथ ज्वाइन कर दो एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद अब इसका इधर वाले का काम खत्म है, इसको भूल जाओ, अब इधर वाला स्केल उठाओ, इधर वाले कंपैरिजन में इन पॉइंट को लगाना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे देखो 2012 में 16 था, तो अब इधर से ये मत सोचना कि अब इधर से स्टार्ट करना है, नहीं जी, स्केल सिर्फ ये देखना है 2012 यहाँ है, 16 यहाँ से देखो ये हो गया 15, तो 16 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ये 15 है यहाँ पे। ठीक है, अब इस स्केल को भूल जाओ, तो 16 आएगा यहाँ पे। अब है नेक्स्ट 13 में वैल्यू कितनी है 6, तो ये है 5, तो इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा 6। नेक्स्ट है 14 में भी ऐसे आपकी वैल्यू कितनी है 10, तो इधर वाले स्केल के अकॉर्डिंग है 10, तो इस तरह से इनके बनाओगे फिर इनको मिलाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि कितनी वैल्यू है यहाँ पे, कि कौन सा प्राइस कर्व को रिप्रेजेंट करा, कौन सी क्वांटिटी कर्व को। ठीक है, नेक्स्ट है रेंज चार्ट और जोन चार्ट। रेंज चार्ट क्या है, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेंज शो कर सके। हम दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो उनके बीच का एरिया होगा वो आपकी रेंज को शो करेगा। ड्रा इसी तरह से करना है जैसे हमने अभी डबल वाले किए थे ना, दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें रेंज बतानी है ना, हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस है, तो रेंज कौन सी होगी, उनके बीच का एरिया क्या होगी, हमारे पास रेंज होगी। तो वही हमने यहाँ पे किया हुआ है कि लोएस्ट प्राइस कर्व ड्रा कर लिया, हाईएस्ट कर लिया, तो इनकी रेंज क्या रहेगी, रेंज रहेगी इनके बीच वाला पोर्शन। इसको आप ऐसे शेडेड कर दोगे कि ये हमारा क्या है, रेंज है, बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है बैंड ग्राफ और कर्व। बैंड ग्राफ और कर्व किस तरह से होगा कि ये होगा सब टोटल की तरह, जैसे हमने पहले सब डिवाइडेड डायग्राम नहीं बनाए थे कि हम कंप्लीट बनाते हैं फिर उसको सब डिवाइड करते हैं, तो इसी तरह का काम यहाँ पे चलता है। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे हमें किस तरह से डाटा दिया हुआ है, ईयर दे दिया, अब इसमें एक्सपेंडिचर दिए डिफरेंट टाइप की, कि फूड पे इतना एक्सपेंड हुआ, और क्लोथिंग पे इतना, फ्यूल पे इतना, अदर्स पे इतना, और टोटल इतना एक्सपेंड हुआ। ठीक है, तो हमें सब टोटल की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है कि टोटल तो इतना हुआ, बट अलग अलग पार्ट पे इतना हुआ, तो हमें इसके लिए क्या बनाना है, बैंड ग्राफ बनाना है, या बैंड कर्व जिसको आप बोल सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे हम करते थे वहाँ पे, सॉरी, डायग्राम में जैसे कि हम करते थे, डायग्राम किस तरह से बनाते थे कि हमने ये पूरा का पूरा बार बना दिया जितना हमें चाहिए था, जितनी हमारी टोटल वैल्यू थी, तो उसके बाद इतने का मार्क लगाया, इतने का मार्क लगाया, अलग अलग शेड किया। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे आपको कंप्लीट का ग्राफ एक साथ नहीं बनाना है, कंप्लीट का नहीं बनाएंगे, वो थोड़ा आप चाहो तो कंप्लीट का बना के सब टोटल कर सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप इस तरह से करो तब भी ज़्यादा बेटर रहेगा। कि जैसे पहले हम बनाएंगे फूड के लिए, पहले फूड आइटम दी हुई है ना, तो पहले फूड के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो फूड के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लगा लो कि 20, 21, 25, 20, 21 इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 25 बिल्कुल मिड में जाएगा, ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट ड्रा कर दिए, शेडिंग कर दो। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 7, 8, 12, 14, 12। तो अब क्या करूँ, 0 से स्टार्ट नहीं करना है, इस 20 से आगे 7 लगाओ। ठीक है, बैंड वाले में ये चीज़ ध्यान रखना है, उससे आगे आगे जाना है हमने, तो इससे आगे क्या करो 7, देन उससे आगे 8, देन उससे आगे शायद 12, यानी कि यहाँ से काउंट करो। अब 20 से आगे 7, यानी कि कहाँ पे पॉइंट लगाना है, 27 पे। 20 से आगे यहाँ पे क्या था, 1 था, उससे आगे 8 ऐड करो उस नंबर में। ठीक है, यानी कि अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ से, अगर आप समझो कि हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्लोथिंग के लिए, सॉरी 8 वैल्यू थी, वो लगेगा 8 पे। ठीक है, यानी कि 28 पे। यहाँ पे अब इसको ऐड कर दो, कितना बनेगा 31, तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो लगेगा 31 पे। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लो, कितना बनेगा, आई थिंक 34 बनेगा, तो नेक्स्ट लगेगा 34 पे, यहाँ पे 38 और यहाँ पे 42 पे। तो इस तरह से आपको ऐड करते हुए जाना है। तो अब फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पॉइंट कहाँ लगेगा, 28 ये हो चुके हैं, उसमें 7 ऐड कर दो, वो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो वो लगेगा नेक्स्ट वाला पॉइंट 35 पे। तो इस तरह से उसमें ऐड करता हुआ जाना है पिछला नंबर, और नेक्स्ट वाले के लिए वो पॉइंट आप लगाते जाओ पिछले वाले में ऐड करके।
ठीक है। तो ऐसे ही आपका लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा टोटल वैल्यू वाला। तो और आप हर एक पोर्शन को अलग के लिए शेयर करोगे कि पहले वाले किसके लिए, फूड के लिए, नेक्स्ट क्लोथिंग, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, और नेक्स्ट किसके लिए है, अदर्स वाले पोर्शन के लिए। नेक्स्ट देखो है हमारे पास ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आर प्रिपेयर टू प्रेजेंट दोज डाटा विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी टाइम पीरियड। ठीक है, द डाटा रिप्रेजेंटेड इन दीज आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द वैल्यूज ऑफ कंसर्न वेरिएबल रिपीट दमसेल्फ नंबर ऑफ टाइम। तो जहाँ पे हमारे पास कोई भी फिक्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं चल रही होती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और इसकी नॉन टाइप दिए, इसमें हम डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव कर्व। तो सबसे पहले है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ सेम ही आपके पास सिंपल, जैसे हमने पहले किया था डायग्राम में, कि आपको जस्ट क्या करना है, रिस्पेक्टिव जगह पे पॉइंट लगाना है और एक लाइन ड्रॉ करने की। जैसे 10 पे वैल्यू थी 30, तो 10 पे लगाओ, 30 पे पॉइंट लगाओगे और इसको यहाँ पे मिला दोगे स्केल की हेल्प से। नेक्स्ट है 20 पे 25 वैल्यू है, तो यहाँ पे 20 के लिए 25 पे मार्क लगाओगे और इस लाइन को मिला दोगे। तो सिंपल आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल और इक्वल विड्थ। तो हम यहाँ पे बार और रेक्टेंगल ही बनाएंगे, जैसे हम बार डायग्राम बनाते थे, बट बार डायग्राम में हमारे पास स्पेसिंग होती थी, हिस्टोग्राम में स्पेसिंग नहीं होगी। ठीक है, ये उसी तरह का होगा। वही रेक्टेंगुलर हम बार बनाएंगे यहाँ पे, जिनकी विड्थ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी चौड़ा उसका बना सकते हो। लेंथ जो है वो रिस्पेक्टिव वैल्यू को हमारे पास डिनोट करेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ हिस्टोग्राम। तो मेथड क्या है, पहला है मार्क ऑल द क्लास इंटरवल अलोंग द एक्स एक्सिस ऑन सूटेबल स्केल। जो हमें क्लास इंटरवल दिए, हम उनको अलोंग एक्स एक्सिस देंगे, फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस होगी, इक्वल विड्थ की जो हमारे पास वहाँ पे रेक्टेंगल्स बनेंगी। ठीक है, और जो उनकी हाइट होगी वो क्या होगी, हमारी जो वैल्यू गिवन होगी। ग्राफ कंटेनिंग ऑल दिस रेक्टेंगल इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो यही था हमारे पास। ठीक है, इस पे बेस्ड पहला एग्जांपल हमारा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय हिस्टोग्राम। तो अगर हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करें, ये है हमारे पास इंटरवल दिए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 30 अप टू 60 to 70। तो जस्ट हमें क्या करना है, ये वैल्यू लिखनी है 0, 10, 20, 30, ये हम वैल्यू इस तरह से लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 0, 10, 20, 30 हमने 70 तक लिख दिया। अब 0 से 10 वाले इंटरवल में वैल्यू क्या है, 10। तो 10 पे यहाँ पे आप स्केल के साथ मेज़र करोगे कि 10 वैल्यू है, ऐसे रखोगे स्केल, ऐसे लाइन लगा दोगे और पहले यहाँ पे मेज़र करके रखना कि आपने कितना, वो तो हमारा हो ही चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको एक मिनट दिखाऊँ, मेरे पास अभी स्केल नहीं है तो मैं बिना स्केल के आपको थोड़ा सा बता के दिखा रही हूँ कि जैसे हम ये नहीं करते, ये हमारा प्रॉपर मीट में चलेगा 0, 10, 20, 30। ठीक है, 10 वैल्यू है तो यहाँ पे इस तरह से ले आओ और यहाँ से ऐसे मिला दो। 20 पे हमारी वैल्यू थी 20, 10 से 20 के बीच में वैल्यू क्या है 20। तो अब क्या करो, इस वाली लाइन को यहाँ तक ऊपर बढ़ाओगे, देन ऐसे इस तरह से। नेक्स्ट पे वैल्यू है 20, 30 में 25, अगर 30 यहाँ पे है तो इसको हल्का सा ऊपर बढ़ाओगे, इधर ऐसे लेके आओगे। आपको ये सारा काम स्केल की हेल्प से करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बनाना है। बाकी की वैल्यू के लिए भी आप इस तरह से बना लोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट वाला भी सेम है, इसमें बस वैल्यू ज़्यादा दी है, इसको ट्राई कर लेना।